एक गरीब छोटा सा देश, ना पैसा, ना एयरफोर्स, ना मॉडर्न वेपन्स, और इसी देश ने पिछली एक सदी में दुनिया की 3 सबसे बड़ी मिलिट्री पावर्स यानी फ्रांस, अमेरिका और चाइना, तीनों को घुटने पर ला दिया। ये नाटो वाले आए थे तो वियतनाम में, वियतनाम वाला इतना मार मारा था सबने, इतना मार मारा था सब कि जान बचा के भागे हैं अमेरिका वहां से। लेकिन वियतनामी फौजी पहले ही इतने साल जंग लड़ के सख्त जान हो चुके थे। वियतनामी फौजियों ने गुरिल्ला टैक्टिक्स यूज किए और पहाड़ों और जंगलों का फायदा उठाते हुए चीन को भारी नुकसान पहुंचाया। सिर्फ 1 महीने की लड़ाई के बाद चीन ने भी हथियार डाल दिए। 25 साल से भी कम अरसे में वियतनाम ने 3 बड़ी ताकतों फ्रांस, अमेरिका और चीन को शिकस्त देकर दुनिया को हैरान कर दिया। और मैं आपको ना एक ऐसा फैक्ट बताता हूँ जो सुनकर शायद आप एक पल के लिए रुक जाएंगे। पूरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब आधी दुनिया आपस में लड़ रही थी और उस पूरी जंग में जितने बॉम्ब गिराए गए थे उससे 3 गुना ज्यादा बॉम्ब अकेले अमेरिका ने इसे एक छोटे से वियतनाम पर बरसा दिए थे। The Chu Pong was bombed by almost 100 B-52s, each unloading 17 tons of high explosives. और फिर भी इतनी ताकत झोंकने के बाद भी अमेरिका को हार कर वहां से भागना पड़ गया। President Gerald Ford ordered all U.S. troops and citizens out of the country. Permit the movement of refugees to the area of their choice. And on April 29th, Armed Forces Radio began playing White Christmas. The signal and evacuation was underway. और इसमें सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि वियतनाम के लीडर हो ची मिन्ह, इसने कभी अमेरिका से दुश्मनी ही नहीं चाहिए थी। उल्टा उसने तो आज़ादी के वक्त अमेरिका की अपनी किताब यानी उसके डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की लाइनें पढ़ी थी और अमेरिका से मदद तक मांगी थी, पर अमेरिका ने उसकी एक नहीं सुनी और कुछ ही साल के बाद इसी देश के ऊपर आग बरसा दी। I'm embarrassed that the United States of America is being humiliated and is leaving an area that we had come to defend and we've been defeated. तो भाई साहब यहाँ एक नहीं कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। आखिर एक ऐसा देश जिसके पास लड़ने के लिए ढंग के हथियार नहीं थे, उसने फ्रांस जैसे पुराने कॉलोनियल एम्पायर को कैसे हरा दिया? उसने दुनिया की सबसे ताकतवर फौज यानी अमेरिका, उसको कैसे थका कर अपने घर से भगा दिया? और सबसे हैरानी की बात, अपने ही कम्युनिस्ट बड़े भाई चाइना, उसको उसने बॉर्डर पर ही कैसे रोक दिया? इन सभी सवालों का जवाब इसी कहानी में छुपा है। उस देश की कहानी जिसने दुनिया को यह सिखाया कि ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं आती। तो चलिए इस देश की कहानी सुनते हैं। देखिए, ये समझने के लिए कि एक छोटे से देश ने 3 सुपर पावर्स को कैसे हरा दिया, हमें सबसे पहले ये बात समझनी पड़ेगी कि ये देश आखिर बना कैसे और इसके लोग इतने जुझारू लड़ाके कैसे बन गए। तो देखिए, कहानी शुरू होती है 19वीं सेंचुरी से, जब वियतनाम कोई आज़ाद देश नहीं था बल्कि वो फ्रांस की एक कॉलोनी हुआ करता था जिसे उस जमाने में फ्रेंच इंडो चाइना कहा जाता था। और कॉलोनी का मतलब तो आप समझते ही हो, यानी वियतनाम के लोग दिन रात खेतों में खून पसीना बहाते थे और उस मेहनत की पूरी मलाई फ्रांस खा जाता था। अब देखिए, ये सिलसिला सालों तक चलता रहा और इसी गुलामी की आग में एक आदमी अंदर ही अंदर सुलग रहा था जिसका नाम था हो ची मिन्ह। अब जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ कि हो ची मिन्ह कोई मामूली इंसान नहीं था। 1890 में पैदा हुआ ये शख्स 1911 में एक फ्रेंच जहाज में बावर्ची यानी कि एक मामूली कुक बनकर अपना देश छोड़कर निकल गया था और फिर अगले 30 साल तक पूरी दुनिया घूमता रहा, अमेरिका से लेकर लंदन, फ्रांस और रशिया तक। फ्रांस में तो ये आदमी वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी का एक फाउंडिंग मेंबर तक बन गया था। आप मतलब समझिए इस बात का, यह आदमी दुनिया भर की पॉलिटिक्स और क्रांति की समझ लेकर लौटा था अपने देश में और उसके दिमाग में बस एक ही सपना था, अपने देश को आज़ाद करवाना। और इसी सपने के साथ 1941 में वो पूरे 30 साल बाद अपने देश वियतनाम लौटा और जंगलों और पहाड़ों में छुपकर उसने एक गोरिल्ला आर्मी खड़ी कर दी जिसका नाम रखा गया वियत मिन्ह। पर तभी इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। हुआ ये कि 1940 में खुद फ्रांस नाजी जर्मनी के हाथों बुरी तरीके से हार गया था और जैसे ही फ्रांस कमजोर पड़ा, मौके का फायदा उठाकर जापान ने वियतनाम पर कब्जा कर लिया। अब जरा आप हालात देखिए, वियतनाम के जो लोग पहले ही फ्रांस के गुलाम थे वो अब एक साथ फ्रांस और जापान दोनों के गुलाम बन गए थे, यानी कि एक तरीके की डबल गुलामी। और इस डबल गुलामी की कीमत इतनी भयानक थी कि सुनकर रूह कांप जाए। सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर वियतनाम में 20 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ इसीलिए भूख से तड़प तड़प कर मर गए क्योंकि उनके मुंह से उनका निवाला तक छीन लिया गया था। लेकिन भाई साहब कहते हैं ना कि जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता तभी वो सबसे खतरनाक बन जाता है, और बिल्कुल यही वियतनाम के लोगों के साथ हुआ। हो ची मिन्ह और उनकी वियत मिन्ह आर्मी ने ठान लिया कि अब और गुलामी नहीं सही जाएगी और इसके लिए उन्होंने जापान से भी लड़ाई की और फ्रांस से भी। और इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि उस वक्त उन्होंने जापान के खिलाफ अमेरिका के साथ मिलकर काम किया, यानी वही अमेरिका जो आगे चलकर
इनका सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला था। फिर आया साल 1945 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने हार मानकर सरेंडर कर दिया और जैसे ये हुआ हो ची मिन्ह ने सुनहरा मौका अपने हाथ से नहीं जाने दिया। उनकी आर्मी ने राजधानी हनोई पर कब्जा कर लिया और 2 सितंबर 1945 के दिन एक विशाल भीड़ के सामने खड़े होकर उन्होंने वियतनाम को एक आजाद देश घोषित कर दिया। पर इसमें सबसे दिलचस्प बात यह थी कि अपनी आजादी के इस ऐलान में भी उन्होंने वही मशहूर लाइन पढ़ी जो अमेरिका के अपने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में लिखी हुई है कि सभी इंसान बराबर पैदा हुए हैं। Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được। और बस इतना ही नहीं, उन्होंने तो अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रूमैन को मदद के लिए एक टेलीग्राम तक भेज दिया था और अमेरिका ने इसका जवाब में पता है क्या किया? कुछ भी नहीं, बस उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। खैर वियतनाम के लोगों को लगा कि भाई चलो अब तो हम आज़ाद हो गए हैं, पर असली कहानी तो अभी शुरू हुई थी क्योंकि फ्रांस को ये आज़ादी बिल्कुल मंजूर नहीं थी। वो अपनी हाथ से निकली हुई कॉलोनी को वापस से पाने के लिए दोबारा से वियतनाम लौट आया और उसने उत्तरी वियतनाम के शहर हाई फोंग में ऐसी खौफनाक बमबारी की जिससे देखते ही देखते हजारों लोग मर गए। और भाई साहब यहीं से वो लंबी लड़ाई छिड़ गई जिसे इतिहास में फर्स्ट इंडो चाइना वॉर कहा जाता है। अब देखिए फ्रांस को पूरा विश्वास था कि ये तो एक पिछड़ा गरीब सा देश है, इसको कुचलने में भला कितनी देर लगेगी। उसके पास आधुनिक फौज थी, टैंक्स थे और हवा में लड़ने वाले प्लेन्स थे। और दूसरी तरफ हो ची मिन्ह के पास क्या था? उनका मिलिट्री कमांडर वो गुएन ग्विप, यानी एक ऐसा जनरल जिसे आज पूरी दुनिया एक मिलिट्री जीनियस के रूप में मानती है। और इन सब के पास हथियार के नाम पर बस 3 चीजें थी, घना जंगल, ऊंचे पहाड़ और कभी हार ना मानने वाला जज्बा। तो भाई साहब फ्रांस को पूरा यकीन था कि ये जंग वो चुटकियों में जीत लेगा। पर 1954 में एक छोटी सी जगह पर जो हुआ उसने ना सिर्फ पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया बल्कि ये बात भी साबित कर दी कि इस छोटे से देश को हल्के में लेना फ्रांस की कितनी बड़ी भूल थी, क्योंकि ये छोटा सा देश फ्रांस को धूल चटाने वाला था। देखिए उस वक्त फ्रांस के पास एक बहुत बड़ा दिमागी प्लान था जिसे वो पूरी जंग को एक झटके में खत्म करना चाहता था। उसने सोचा कि अगर इन गुरिल्ला लड़ाकों को जंगल से निकाल कर एक खुले मैदान में लड़ने पर मजबूर कर दिया जाए तो फिर फ्रांस की ताकतवर तोपें और प्लेन्स इन्हें आसानी से कुचल देंगे। इसी प्लान के अंतर्गत 1953 के आखिर में फ्रांस ने वियतनाम के उत्तर पश्चिम में एक दूर दराज की घाटी को चुना जिसका नाम था दीन बेन फू। ये ना एक ऐसी जगह थी जो चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई थी और बीच में एक खुला मैदान था। फ्रांस ने यहाँ पर अपना एक मजबूत किला बना लिया और हजारों सैनिक तैनात कर दिए। उनकी पूरी की पूरी सोच बस ये थी कि वियत मिन्ह इस किले के ऊपर हमला करेगी, खुले में आएगी और फिर फ्रांस उन्हें मक्खी मच्छरों की तरह कुचल देगा। फ्रांस के कमांडर को अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि उसने तो ज़ैप यानी जो वियतनाम की मिलिट्री थी उसको लड़ने के लिए खुली चुनौती दे दी थी। फ्रांस से यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती हो गई, उसने ज़ैप के दिमाग को पूरी तरीके से हल्के में ले लिया। फ्रांस को पक्का यकीन था कि वियत मिन्ह आर्मी कभी इन ऊंचे पहाड़ों पर अपनी भारी भारी तोपों को पहुंचा ही नहीं सकती क्योंकि यहाँ पहुंचने के लिए तो कोई रास्ता ही नहीं था, बस घना जंगल था, खड़ी चढ़ाई थी। लेकिन ज़ैप ने ठीक वही किया जिसे फ्रांस नामुमकिन मानता था। ज़ैप ने हजारों सैनिकों के साथ साथ हजारों आम गांव वालों को इसे काम के ऊपर लगा दिया। इन लोगों ने 200 से भी ज्यादा भारी भारी तोपों को टुकड़ों में खोल खोल कर अपने हाथों से साइकिलों पर लाद कर रस्सियों के सहारे सैकड़ों किलोमीटर के घने जंगल और खड़े पहाड़ों के ऊपर आराम से खींच लिया। और फिर इन्हीं तोपों को उन्होंने उन ऊंचाइयों पर इस तरीके से छुपाकर लगा दिया जहां से फ्रांस का पूरा किला उनके एक निशाने पर था। यानी फ्रांस ने जिस ऊंची जमीन को बेकार समझकर छोड़ दिया था, ज़ैप ने उसी को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। फिर 13 मार्च 1954 13 मार्च 1954 की शाम को अचानक उन पहाड़ों से आग बरसनी शुरू हो जाती है। पहले ही हमले में वियत मिन्ह ने फ्रांस की उस हवाई पट्टी यानी एयर स्ट्रिप को तबाह कर दिया जहां से फ्रांस को बाहर से मदद और सामान मिलता था। और बस उसी पल फ्रांस के सैनिक एक तरीके से उस घाटी में फंस कर रह गए थे। ऊपर से लगातार गोले बरस रहे थे और फ्रांस के पास बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। मजबूरी में फ्रांस को हवाई जहाजों से सामान गिराना पड़ता था और उसमें भी कई दर्जनों प्लेन्स मार गिराए जाते थे। ये घेराबंदी पूरे 56 दिन 56 डेज तक चलती है, लगभग 2 महीनों तक। फ्रांस के सैनिक भूख और गोलियों से जूझते रहे पर आखिर में 7 मई 1954 को उनकी हिम्मत पूरी तरीके से टूट जाती है। उन्होंने हथियार डाल दिए। इस एक जंग में फ्रांस के हजारों सैनिक मार दिए गए। करीब 11 से 13 हजार सैनिकों को बंदी बना लिया गया। अब जरा सोचिए, जिस फ्रांस ने आधी दुनिया पर राज किया था उसी फ्रांस को एक ऐसी आर्मी ने धूल चटा दी जिसे वो एक पिछड़ा देश समझता था। इस एक हार ने फ्रांस की पूरी कमर ही तोड़ दी थी। उसके अंदर ये जंग आगे बढ़ाने की अब हिम्मत ही नहीं बची थी। इसके कुछ ही महीनों के बाद जिनेवा में एक समझौता होता है जिसके अंतर्गत
फ्रांस ने वियतनाम को छोड़ दिया, पर साथ ही वियतनाम को बीच से 2 हिस्सों में बांट भी दिया गया। एक उत्तरी वियतनाम जो हो ची मिन्ह के कम्युनिस्ट के पास था और दूसरा दक्षिणी वियतनाम। पर भाई साहब, वियत मिन्ह आर्मी ने इस जंग में जीतने का जो फॉर्मूला निकाल लिया था उसे ध्यान से समझिए, क्योंकि यही फॉर्मूला आगे बार बार दोहराया जाने वाला था। दुश्मन को अकेला कर दो, उसकी मदद के सारे रास्तों को काट दो, ऊंचाई पे कब्जा कर लो और चाहे कितना भी बड़ा नुकसान होने दो, पीछे मत हटो। ये पहली बार था जब किसी तथाकथित कमजोर एशियाई देश ने एक यूरोपीय ताकत को सीधी जंग में हरा दिया था, और इस जीत ने पूरी दुनिया के गुलाम देशों के अंदर एक नई उम्मीद जगा दी थी। पर यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि फ्रांस के जाते ही उससे कहीं ज्यादा बड़ी और कहीं ज्यादा ताकतवर एक और ताकत वियतनाम की तरफ देख रही थी। दुनिया की नंबर 1 मिलिट्री यानी अमेरिका। अब जो होने वाला था वो इतिहास की सबसे लंबी और सबसे खूनी जंगों में से एक बनने वाली थी। वो कैसे, आगे बताता हूं। देखिए, फ्रांस के जाने के बाद अमेरिका के मन में एक बहुत बड़ा डर बैठ गया था, और उस डर का नाम था कम्युनिज्म, यानी कि साम्यवाद। उस जमाने में अमेरिका को एक थ्योरी पर पूरा यकीन था जिसे डोमिनो थ्योरी कहते थे। इसका मतलब बेसिकली अमेरिका को लगता था कि अगर एक देश कम्युनिस्ट बन गया तो उसके आसपास के देश भी एक एक करके कम्युनिस्ट बनते चले जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे ताश के पत्ते एक के बाद एक गिरते चले जाते हैं। और अमेरिका किसी भी कीमत पर यह सब कुछ होने नहीं देना चाहता था। बस इसी डर के चलते हुए अमेरिका ने साउथ वियतनाम की सरकार का साथ देना शुरू कर दिया, ताकि हो ची मिन्ह का कम्युनिस्ट नॉर्थ वियतनाम पूरे देश पर कब्जा ना कर ले। पहले अमेरिका ने बस अपने थोड़े से सलाहकार भेजे थे, पर धीरे धीरे मामला इतना बढ़ता गया कि 1965 आते आते अमेरिका ने अपनी पूरी फौज ही जंग में झोंक दी। और एक टाइम ऐसा भी आ गया जब वियतनाम में 5 लाख से ज्यादा अमेरिकन सैनिक मौजूद थे। और अमेरिका ने इस छोटे से देश पर कितनी ताकत झोंकी, इसका अंदाजा आप इसी फैक्ट से लगा सकते हो जो मैंने शुरू में बताया था कि पूरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर से 3 गुना ज्यादा बम अकेले वियतनाम पर गिराए गए। इसके अलावा अमेरिका ने एजेंट ऑरेंज जैसे जहरीले केमिकल्स का यूज किया था, जिससे पूरे के पूरे जंगल जलकर राख हो गए थे। मतलब कागजों पे देखें तो कोई मुकाबला ही नहीं था। एक तरफ दुनिया की सबसे आधुनिक फौज थी और दूसरी तरफ चप्पल पहने हुए गरीब लोग। पर असली खेल यहीं से शुरू होता है। वियतनाम के लड़ाके जानते थे कि अमेरिका से सीधी खुली जंग में वो कभी नहीं जीत सकते हैं, इसीलिए उन्होंने वही किया जो उन्हें सबसे अच्छे से आता था, यानी कि गुरिल्ला वॉरफेयर, छुप छुप के वार करना। उन्होंने जमीन के नीचे सैकड़ों किलोमीटर लंबी सुरंगों का एक पूरा जाल बिछा दिया, जिन्हें कूची टनल्स कहा जाता है। इन सुरंगों के अंदर पूरी की पूरी जिंदगी बसती थी। अस्पताल, रसोई, हथियार, सब कुछ इन टनल्स में होता था। अमेरिकन सैनिक ऊपर जमीन पर दुश्मन ढूंढते रह जाते थे और वियतनाम के लड़ाके नीचे से अचानक से हमला करके फिर से गायब हो जाते थे। अमेरिका की पूरी सोच एक ही चीज पर टिकी हुई थी कि बस इतने वियतनामीज को मार दो कि उनके पास कोई लड़ने वाला ही ना बचे। पर अमेरिका ने एक बात नहीं समझी थी कि ये लोग जो थे वो दूसरे की ज़मीन को छीनने के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो अपनी ज़मीन को बचाने के लिए लड़ रहे थे, और ऐसे लोग आसानी से हार नहीं मानते। फिर आया साल 1968 और जनवरी में वियतनाम ने एक ऐसा दांव खेल दिया जिसने पूरी जंग का रुख ही पलट दिया, और इसे कहा जाता है टेट ऑफेंसिव। उस वक्त वियतनाम में नए साल का त्योहार था और पटाखों की आवाज के अंदर बंदूकों की आवाज दब गई थी। और इसी बात का फायदा उठाकर नॉर्थ वियतनाम के लड़ाकों ने एक साथ साउथ वियतनाम के 44 में से 36 बड़े शहरों पर हमला बोल दिया। यहाँ तक कि उन्होंने साइगोन में मौजूद अमेरिका की एम्बेसी तक में घुसपैठ कर दी। अब यहाँ सबसे दिलचस्प और गर्मा गर्म बात यह है कि इस टेट ऑफेंसिव में असल में वियतनाम को भारी नुकसान हुआ था। उनके हजारों लड़ाके मारे गए थे इसमें। यानी लड़ाई के मैदान में देखा जाए तो ये वियतनाम की हार थी, पर वियतनाम को असली जीत मैदान में नहीं मिली, अमेरिका के अपने घर में मिली। क्योंकि अमेरिका की जनता को अब तक यही बताया जा रहा था कि जंग जीती जा रही है, बस थोड़ा सा वक्त और दो। पर जब लोगों ने अपने टीवी पर देखा कि दुश्मन तो अमेरिका की एम्बेसी तक घुस आया है, तो उनका सरकार पर से भरोसा उठ गया। और फिर 1971 में पेंटागन पेपर्स नाम के कुछ गुप्त दस्तावेज लीक हो गए, जिसने साबित कर दिया कि सरकार सालों से जनता से झूठ बोल रही थी। बस फिर क्या था, पूरे अमेरिका में लड़ाई के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट शुरू हो गए। आम लोग सड़कों पर उतर आए। यानी एक तरीके से अमेरिका इस लड़ाई को वियतनाम के जंगलों में नहीं बल्कि अपने ही शहरों की सड़कों पर हार रहा था। और इसी वजह से आखिरकार अमेरिका के पास पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। उसने धीरे धीरे अपनी फौज वापस बुलानी शुरू कर दी। और फिर आया 30 अप्रैल 1975 का वो दिन जब उत्तरी वियतनाम के टैंक्स ने दक्षिणी वियतनाम की राजधानी साइगोन के राष्ट्रपति भवन के गेट्स तोड़ दिए और अमेरिका के जो आखिरी सैनिक थे वो हेलीकॉप्टर्स में बैठकर छतों से भागते हुए नजर आ रहे थे। वो तस्वीरें आज भी दुनिया को याद हैं। दुनिया की सबसे ताकतवर फौज छतों से भाग रही थी। इस पूरी लड़ाई में करीब 58,000 अमेरिकन सैनिक मारे गए थे और लाखों वियतनामीज ने अपनी जान गंवा दी थी। तो जिस अमेरिका के आगे बड़ी बड़ी ताकतें झुक जाती थी, वो इस छोटे से देश से नहीं जीत पाई थी, बल्कि हार और शर्मिंदगी लेकर लौटी थी। लेकिन वियतनाम की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब उसके सामने एक ऐसा दुश्मन आने वाला था जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी, खुद उसका अपना कम्युनिस्ट बड़ा भाई चाइना।
देखिए, फ्रांस और अमेरिका के बाद आप सोच रहे होंगे कि वियतनाम को अब आराम मिल गया होगा, और वैसे भी चाइना तो उसका कम्युनिस्ट दोस्त था, उसका बड़ा भाई था। दोनों देशों के रिश्तों को तो कहा जाता था जैसे होठ और दांत का रिश्ता, यानी एक दूसरे के बेहद करीब। पर असल में इन्हीं दोनों देशों के बीच एक ऐसी जंग होने वाली थी जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। अब इसको समझने के लिए ना आपको एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी। उस जमाने की कम्युनिस्ट दुनिया में दो सबसे बड़े सरदार थे, एक रशिया यानी सोवियत यूनियन, दूसरा चाइना। और मजे की बात यह थी कि दोनों आपस में ही दुश्मन बने हुए थे। अब हुआ यह कि जंग खत्म होने के बाद वियतनाम ने चीन की बजाय रूस का हाथ थाम लिया और 1978 में 1978 में उसके साथ एक डिफेंस ट्रीटी तक साइन कर ली। बस यही बात चाइना को तीर की तरह चुभ रही थी और आग में घी का काम किया कंबोडिया ने। दरअसल वियतनाम के पड़ोस में एक देश है कंबोडिया, जहां उस वक्त खमेर रॉज नाम की एक बेहद खूंखार सरकार रहा करती थी, जिसका लीडर था पोल पॉट। ये वो सरकार थी जिसने अपने ही लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और ये चाइना की करीबी दोस्त हुआ करती थी। ये खमेर रॉज बार बार वियतनाम के बॉर्डर वाले गांवों पर हमला करती रहती थी। आखिरकार तंग आकर 1978 में वियतनाम ने कंबोडिया पर हमला बोल दिया। अब हमला तो बोल दिया, अच्छा खासा युद्ध भी हुआ। इसके बाद वियतनाम ने पोल पॉट की सरकार को कंबोडिया से उखाड़ के फेंक दिया। अब चाइना के लिए यह बर्दाश्त से बाहर हो गया, क्योंकि वियतनाम ने उसके दोस्त की सरकार को गिरा दिया था। अब चाइना को चाहिए था बदला। चाइना के सबसे बड़े लीडर देंग शियाओपिंग, इसने फैसला किया कि अब वियतनाम को एक सबक सिखाना जरूरी है। और इसी सोच के साथ 17 फरवरी 1979, 17 फरवरी 1979 को चीन ने करीब 2 लाख सैनिक और 600 टैंक्स इसके साथ वियतनाम के ऊपर हमला बोल दिया। चीन को लगा था कि वो कुछ ही दिनों में वियतनाम को घुटने पर ला देगा, पर चीन एक बात भूल चुका था। उस वक्त तक वियतनाम के सैनिक दुनिया के सबसे तजुर्बेकार लड़ाके बन चुके थे, क्योंकि अभी अभी अमेरिका जैसी महाशक्ति को खमेर रॉज को हरा कर आए थे। दूसरी तरफ चीन की फौज थी, जिसने सालों से कोई बड़ी जंग लड़ी ही नहीं थी और उसमें कमांडरों से ज्यादा तो पार्टी के नेताओं की चलती थी। ऊपर से वियतनाम के लोग एक बार फिर अपने घर के लिए लड़ रहे थे और ये जज्बा ना किसी भी हथियार से बड़ा होता है। नतीजा ये हुआ कि चाइना को कदम कदम पर जबरदस्त मार झेलनी पड़ी। ये जंग करीब 1 महीने तक चली और चीन ने ये कहकर अपनी फौज को वापस बुला लिया कि उसने वियतनाम को अब सबक सिखा दिया है, पर सच्चाई बिल्कुल इसके उलट थी। चीन जिस मकसद से गया था, यानी वियतनाम को कंबोडिया से निकालना, उसमें वो पूरी तरीके से नाकाम था, क्योंकि वियतनाम तो कंबोडिया में जमा रहा और इस छोटी सी जंग में चीन के करीब 26,000 और वियतनाम के करीब 20,000 सैनिक मारे गए। ये चीन के लिए ना एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी, क्योंकि एक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति भी इस छोटे से देश को झुका नहीं पा रही थी। अब देखिए, आमतौर पर जो देश इतनी बड़ी बड़ी जंग लड़ता है वो टूटकर गरीबी और बर्बादी में फंस जाता है, पर वियतनाम ने इन 3 सुपर पावर्स को धूल चटाने के बाद भी ठीक इसका उल्टा कर दिया। उसने अपनी सारी ताकत अब जंग से हटाकर अपने देश को बनाने में लगा दी। 1986 में वियतनाम ने दोई मोई नाम के बड़े आर्थिक सुधार किए, यानी उसने अपनी बंद इकोनॉमी को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया था और बिजनेस को बढ़ावा देना शुरू कर दिया था। और इसका नतीजा किसी चमत्कार से कम नहीं था। जो वियतनाम कभी दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता था, जहां की आधी से ज्यादा आबादी गरीबी में जी रही थी, वहां आज गरीबी घटकर सिर्फ 2-3% रह गई थी। एक आम वियतनामी की कमाई जो कभी ना के बराबर हुआ करती थी, वो आज बढ़कर करीब $4,500 सालाना तक पहुंच चुकी थी। आज वियतनाम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमीज में से एक है और उसकी ग्रोथ हर साल 7 से 8% होती है। आज सैमसंग जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों का एक मैन्युफैक्चरिंग हब वियतनाम बन चुका है। और तो और आज वियतनाम दुनिया की 34वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और इसमें सबसे गहरी बात तो ये है कि जिस फ्रांस, अमेरिका और चाइना से कभी उसकी खूनी जंगें हुई थी, आज वियतनाम उन्हीं तीनों के साथ खुलकर बिजनेस करता है, उन्हीं के साथ बढ़िया से ट्रेड करता है। यानी वियतनाम ने दुश्मनी को पीछे छोड़ दिया, सिर्फ अपनी तरक्की पे ध्यान दिया। तो अब ना असली सवाल पे आते हैं। आखिर एक ऐसा देश जिसके पास ना पैसा था, ना आधुनिक हथियार थे, उसने फ्रांस, अमेरिका और चाइना जैसी तीन शक्तियों को कैसे हरा दिया? इसका जवाब किसी एक चीज में तो है नहीं, पर इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वियतनाम की वॉर स्ट्रेटेजी को। वियतनाम ने कभी वो जंग लड़ी ही नहीं जो उसका दुश्मन उससे चाहता था। उसने हमेशा अपने जंगलों, अपने पहाड़ों, अपनी सुरंगों का इस्तेमाल किया और दुश्मन को उसी की ताकत के जाल में फंसा दिया। इनके साथ जुड़ा हुआ था उनका वो हौसला कि वो अपने घर के लिए लड़ रहे थे और हार के बाद भी
हार नहीं मानते थे। और इस पूरी कहानी में हम भारतीयों के लिए भी ना कुछ बहुत बड़े सबक हैं। तो लेसन नंबर 1, सबसे पहले तो यह कि किसी भी जंग को आपको अपनी शर्तों के ऊपर लड़ना होता है, अपनी ताकतों के दम पे, ना कि दुश्मन की चाल में फंसकर। लेसन नंबर 2, ये पहले वाले से ज्यादा बड़ा सबक है कि असली जीत सिर्फ दुश्मन को हराना नहीं होती है। असली जीत है उस जीत के बाद अपने देश को मजबूत और अमीर बनाना। वियतनाम अपनी पुरानी जंगों के घावों में अटक कर नहीं रह गया, उसने उससे आगे बढ़कर खुद को एक आर्थिक ताकत बना लिया। यही वो रास्ता है जो हर देश को अपनाना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है वियतनाम की इस अनोखी जीत और उसके बाद की तरक्की के बारे में? उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या थी आपके अनुसार? आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो स्क्रीन पे आपको दूसरी वीडियो दिख रही है इसे भी देखना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही साथ अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई, पेट्रियन और ज्वाइन बटन इन तीनों के थ्रू कर सकते हैं। इनके जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।